अस्सलामुअलैकुम। बरअक्स बरअक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर अब आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक मरतबा फिर ये वाजे किया है और कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, अमन का कहां रहा है, लेकिन भारत हर चंद साल के बाद एक झूठा बयानिया घड़ता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से खित्ते में अमन चाहता है। दोनों ममालिक के आला अस्करी अफसरान के दरमियान राब्ता भी मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू हुई है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का करार दिया। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है, फौज का नहीं है। इस फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत एक जमाना अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs में भी इत्तेफाक हो गया है। इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइजर भारत की भरपूर मदद भी कर रहे थे। भारत को नहीं लगता था कि पाकिस्तान जारियत का जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया तो फिर उनके होश ठिकाने आए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकारी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करना है, ऐसा ना हो कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग छिड़ जाए, और कहा कि ये कमेटी मुख्तलिफ ममालिक में जाएगी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े करेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात भी होनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के दरमियान भी CPEC मंसूबे को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तेफाक कायम हुआ है। वजीर खारजा इसहाक डार, अफगानिस्तान के काम मकाम वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी और चीनी हम मनसब के दरमियान एक गैर रस्मी सैफरी की मुलाकात हुई है और इसमें खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर खारजा ने खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फरोग देने के लिए ताउन करने के अज़्म का इजहार भी किया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद, लेकिन अभी तक ये मामला थमा नहीं है। आज जो वाकया पेश आया है, दहशतगर्दी का एक और वार भारत ने किया है और इस बार फिर मासूम शहरियों को, बच्चों को निशाना बनाया है। और इसी सारी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे। सबसे पहले हमने मदऊ किया है, दावत दी है प्रोग्राम के अंदर। डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब, उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हमने देखा है कि भारत अब जब शिकस्ते फाश खा चुका है और दुनिया में कहीं पर भी उसके नैरेटिव को, उसकी बात को जगह नहीं मिली, क्योंकि उसकी बात में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, उसके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है अपनी कहीं भी बात का, वो साबित नहीं कर पा रहे इंटरनेशनली कहीं पर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। उसके बाद अब वो एक मरतबा फिर अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर रहा है और आज भी जो अटैक हुआ है गुजार में, हमने देखा कि वो भी इसी का शाखसाना है। अब हम इस दहशतगर्दी से भारत की बिलाखिर कैसे निपटेंगे सर? इसको कैसे टैकल करेंगे? क्या लगता है कि अब हमें फौरी तौर पर कौन से इकदाम उठाने की जरूरत है? मैदान जंग में तो हमने जवाब दे दिया, उनको भरपूर जवाब दे दिया सर। जी हाँ, देखें कि इंडिया जो है बेसिकली 1947 के बाद से ही पाकिस्तान को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट अपने पड़ोस में। सो देयरफॉर 1947 के बाद से दे आर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और उसके लिए उन्होंने 1950 के बाद से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए और 1968 में रॉ बनी, तो इसके बाद से ये एक्टिवली पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्वॉल्व रहे हैं। जितने पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, चाहे वो पश्तूनिस्तान का था या ग्रेटर बलोचिस्तान का था, ये इंडिया ने बिल्कुल उस वक्त रशिया के साथ मिलकर, अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को के खिलाफ ये करते रहे हैं। और सब्सिक्वेंटली देखें कि जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत आई तो उस 20 साल में इंडिया रॉ बेसिकली अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था। 34 जो प्रोविंसेस थे, हर गवर्नर के साथ एक रॉ का ऑफिशियल बैठा हुआ था। सो थिंग्स वर कंट्रोल। 66 कैंप्स थे अफगानिस्तान में जो ब्रास भी यूज कर रही थी और फितना खारिज को भी फैसिलिटेट कर रहे थे, और अभी भी जो अभी स्लीपर सेल्स वहां पे मौजूद हैं, और तकरीबन 21 जो कैंप्स अभी चल रहे हैं इंडियन राजस्थान में। तो देखें कि हमने हद तुल इम्कान कोशिश की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। चक हेगल सेक्रेटरी डिफेंस थे, वो रिकॉर्ड पे है, वो सेट की इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो वहां से, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो फाइनेंस कर रहा है टेररिज्म को इनसाइड पाकिस्तान। और इसके अलावा देखें कि उनका हदफ जो है वो चाइनीज है, CPEC है, गवादर है, बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है।
तो लेकिन इसके लिए देखें कि हमने दो जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमने 2009 में पहला जो डोजियर तैयार किया है, उसमें अफगानिस्तान जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, शर्म उल शेख में देन प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने एक डोजियर सबमिट करवाया, हैंड ओवर किया, बल्कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर से शर्म उल शेख में, उसमें बड़े सबूत दिए गए थे इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। सब्सिक्वेंटली 5 डोजेस हम जमा करा चुके हैं, उसमें इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, उसमें सारी डिटेल शामिल है। और कुलभूषण यादव तो अभी आप देखें कि वो भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। और इसके अलावा जो बहुत सारे जो प्रॉक्सीज हैं, ब्रास जो इंडिया ने बनाई 2018 में अफगानिस्तान में, और जिसमें BLA भी शामिल थी, और मजीद ब्रिगेड था, BLF वाले, BRA BRG वाले थे। और 2020 में उन्होंने फिर एक कंसोर्शियम बनाया जिसमें ब्रास को फितना और खारिज के साथ उन्होंने मिक्स कर दिया था। तो और अभी कंटिन्यूसली देखें कि ये वो वहां से अफगानिस्तान की सरजमीन यूज कर रहे हैं, दैट इज द मेजर कंसर्न है। और अभी देखें कि जब से ये वाकया हुआ है मार्का हक के बाद, जो बुनियाद मरसूस में जो हमने इनको शिकस्त दी और ऑल डोमेन ऑफ वारफेयर, तो उसके बाद से उन्होंने कहा था कि हमने बदला लेना इज ए वेंडेटा अगेंस्ट पाकिस्तान, जो उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को टास्क किया, प्रॉक्सीज पे भी प्रेशर डाला हुआ है कि आपने हमें रिजल्ट देना है एंड गो आफ्टर सॉफ्ट टारगेट्स। तो सर अब इन प्रॉक्सीज के जरिए ब्रिगेडियर साहब हमने जिक्र किया है कि रॉ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, BLA की बात करें, BLF की बात करें, ये सारी प्रॉक्सीज जो हैं अल्टीमेटली उनके इशारों पर काम करती हैं। जब जब उनको एक्टिवेट होना होता है, जो उनके टारगेट्स होते हैं उनको वो टारगेट भी करते हैं। लेकिन अब हमने सवाल ये कि इनसे कैसे निपटना है। ठीक है, रिवायती जंग में हमने उनको शिकस्त दे दी, लेकिन अब जिस तरीके का उन्होंने सिलेक्ट किया है मोड ऑफ वॉर, अब जब उन्होंने डिफरेंट तरीका एक चूज किया है, तो सर इससे हमें कैसे नबरदाजमा होना है, इससे कैसे लड़ना है, इसमें कैसे कामयाबी हमें हासिल करनी है, इसका क्या वे आउट है? देखें जी, ऑलरेडी जिस तरीके से अभी फोकस था ये आर्मी चीफ के आने के बाद से, इन्होंने जो फील्ड मार्शल आमिर जो आसिम ने बात की थी कि इन्होंने कहा था कि हमारे स्टेटस को की बात नहीं होगी कि हमने एक हॉट स्टेट के तौर पर स्टैंड लेना है। सो देयरफॉर देखें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो हमारे कंटिन्यूस हो रहे हैं, अज़्म इस्तेहकाम के अम्ब्रेला के तहत हो रहे हैं। और बलूचिस्तान में अभी बात यह है कि सिंस दैट इज 45% ऑफ पाकिस्तान, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप हर इंच पे हर जगह पे जा सके। सो देयरफॉर की कोशिश यही होती है कि रिएक्शन हमारा जो है जल्दी हो, फिर इंटेलिजेंस की इनपुट आ जाए तो उस पर हो सकता है बंदा काउंटर कर सकता है। तो ऑपरेशंस बिल्कुल हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहे हैं। और ये है कि जो लोग अभी इसमें इन्वॉल्व हैं, दे विल बी हंटेड डाउन और दे विल ब्रॉट टू जस्टिस। वो तो होगा रहेगा। और इसके बाद अभी तेजी इसमें मजीद आएगी, जिस तरीके से ये वाकया हुआ है, खासतौर पर खुददार का वाकया है, जो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी सूरत में भी जब जहां मासूम बच्चों पर आप टारगेट करेंगे तो उसके यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी मिशन पे लगे होंगे, इंशाल्लाह उनको ढूंढा जाएगा, उनको मारा जाएगा। लेकिन ये है कि जहां भी कहीं से भी कोशिश होगी तो उस पर काउंटर एक किस्म की स्ट्रेटेजी शामिल होगी। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए, अफगानिस्तान का रोल इसमें बड़ा कलीदी है। अभी जो खबरें हमें बीजिंग से आ रही हैं, यहाँ पे एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान शामिल है, तो वहां से कोई पॉजिटिव इतलात है। अफगानिस्तान ने कोई कमिटमेंट की है कि वो इंश्योर करेंगे उनकी जमीन इस्तेमाल ना हो। सेकंड ये कि दे आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ CPEC। तो मेरा ख्याल में थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जमीन कंट्रोल होगा तो यहाँ से इजीली फिर हम इनको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हम अफगानिस्तान का पूरा एक टाइम टेन्योर की बात करें, उसमें उनका किरदार देखते हैं, वो इतना कोई काबिल तहसीन नहीं है। जब जब हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जब जब हमने उनके साथ मुआहिदे किए हैं, बात की है, उन्होंने हमेशा उसकी वायलेशन की है। और फिर दूसरी जानिब वो भारत के साथ मिलने को ज्यादा तरजीह देते हैं। अब जब ये चाइना में मीटिंग हो रही है तो हम सब उम्मीद से हैं, इस बात के लिए पुरुमीद हैं कि शायद उसमें कुछ ऐसा हो कि उस पर एग्जैक्टली वैसे ही एक्शन लिया जाए जैसे होना चाहिए। लेकिन खास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने अपनी बॉर्डर लाइन पर भी बड़ा काम किया। अफगानिस्तान को शायद हम कहीं इंगेज करने में चूक गए, लेकिन आज भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मौजूद अलहदगी पसंद तंजीमें जिस तरह से मौजूद हैं, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी की हम बात करें, महारंग बलोच की बात करते हैं, ऐसे अनासिर जब पाकिस्तान के अंदर से ही उठते हैं
तो बाहर के दुश्मन को, हमसाया मुल्क को, अफगानिस्तान को या भारत को कितनी आसानी हो जाती है, और आपको क्या लगता है कि इनसे कैसे निपटने की जरूरत है जो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हमारे लोग हैं? हाँ, देखें कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो मुल्क के अंदर जो है ख़ास तौर पे जो उनके पॉलिटिकल विंग्स हैं, जिस तरह बलोच यकजहती कमेटी है और जिस तरह PTM वाले हैं, ये या दूसरे ग्रुप्स हैं या लॉबीज हैं जो इनको बेसिकली फैसिलिटेट करती हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, BLA को या फितरा उल खारिज को। तो मेरे ख्याल में देखिए, जब गवर्नमेंट ने, जब हमने कहा कि हार्ड स्टेट की बात की, तो हार्ड स्टेट में आप देख लें कि जिस तरीके से अभी एक्शन हुआ है मारंग बलोच के खिलाफ, तो वो जिस तरह उनको केसेस बने हैं, शी इज बिहाइंड द बार, तो मेरे ख्याल में हमें अभी इस पर कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो एबेटर्स हैं, जो फाइनेंसर्स हैं विद इन पाकिस्तान, और उनके लोकेशन जिस तरह इतलात मिलेंगी जहां जहां ऑपरेशन होगा, तो मेरे ख्याल में उधर माफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें, और जिस तरीके से भी आपने देखा होगा, मेजर संदीप का जो एक नेटवर्क पकड़ा गया था जिसमें एक अब्दुल मजीद नामी जहलम का रहने वाला जो उनके लिए काम कर रहा था और वो उनके इशारों पर काम कर रहा था, तो बदकिस्मती हमारी ये अपने हमारे लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमने चौकन्ना रहना है, हमने तमाम वो प्रिकॉशंस लेनी है, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ वहां पे भी जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं उनकी भी है। उनको कोई मशकूक चीज होती है या कोई मशकूक हरकत देखते हैं, उनको फौरन रिपोर्ट करना चाहिए। और देखें कि ये जंग जो ऐसी है कि इसमें दुश्मन का पता नहीं चलता है कि कौन कब कहां से स्ट्राइक करेगा, तो इसलिए हम सबको मोहतात रहने की जरूरत है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ऐसे में हुकूमतों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या हम KP की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा है कि दुश्मन ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन चाह रहा है, वो यहाँ पर ज्यादा वार करता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमतों के दरमियान वो इत्तेफाक राय नहीं होता, वो राब्ता बहाल नहीं होता, तो वहां पर भी एक ऐसा मौका मिलता है, ऐसी खला, ऐसा गैप पैदा हो जाता है कि हम देखते हैं कि ये एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन कितनी जरूरी है, और अब क्या हम इस डगर पर चल निकलें कि हम इसको भी एड्रेस करें और वो सारी जितनी भी हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं उनको भूल कर आगे चलें? ये कितना जरूरी है? जी हाँ, हमारे ख्याल में देखें कि जिस तरीके से ये मार्के हक के अंदर जिस तरीके से कौम आके यकजा हुई है और जिस तरह मुत्तहिद कौम हुई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हमने देखा कि लोगों ने उसको एक साइड पे छोड़ के पाकिस्तान के झंडे के नीचे आके खड़े हुए, तो बहुत जबरदस्त किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन थी। और मेरे ख्याल में वो उसकी कंटिन्यूटी होगी, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, हम सब ने मिल के पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत करनी है। उसके लिए यकीनन हमने अपने सिंसेरिटी दिखानी है, सिंसेरिटी को शो भी करनी है। और इसमें यह है कि हमने इसको पॉइंट स्कोरिंग की जगह हमने अपना बेसिकली शो करना है कि लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिलीवर करें, और अपने जो अपने लूप होल्स हैं या इनके CTD की स्ट्रेंथ कम है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट है और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं, तो वो सारे एड्रेस होने चाहिए। और ये मेरे ख्याल में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, और जब से नेशनल एक्शन प्लान बना तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रोविंसेस का बड़ा काम बनता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम लेटर एंड स्पिरिट इनकी इम्प्लीमेंटेशन करें तो थिंग्स विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। ये उनके एंड से भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और उनका यही कहना था कि जहां तक हम अपने अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने सिक्योरिटी इदारों की बात करते हैं, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, बात करते हैं, जो उनका रोल है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उतना ही अहम है, उतना ही ज़रूरी है कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो भी मिलकर बैठे और वो अपनी सियासी जमातों के दरमियान डिस्पाइट ऑफ कि उनके अंदर कितने मसाइल हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, उनके एजेंडाज क्या हैं, उनके स्लोगन्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को एक वक्त के लिए साइड पर रखें। जैसा कि हमने मार्के हक में देखा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमने देखा। तो अभी ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत ये है, अहम बात ये है कि हम उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी सीज़ फायर हुआ है, जंग अभी टली नहीं है, दुश्मन ने रास्ता दूसरा इख्तियार कर लिया है, वहाँ पर उसको हजीमत उठाना पड़ी
और अब वो चाहता है कि अब किसी और तरीके से इस जंग को लेकर चले, तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट करना है अफवाज पाकिस्तान को, अपने इदारों को। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट की है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।